हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो यह हमारे आंसर राइटिंग सीरीज जो चल रही थी, जिसमें मैंने आपको एंशंट हिस्ट्री की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बताई, वैसे ही आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेडिवल हिस्ट्रीज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यह पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो आता है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ, और इसके आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस घर पे बैठकर भी कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल मेंस के आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगी इसके बारे में कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका आता है सजदा और पैबोस। तो सजदा और पैबोस प्रथा चलाई गई थी, तो आपको इसके बारे में लिखना है। तो यह है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये है आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको आप घर बैठ करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सजदा और पैबोस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, आपको पहले आंसर राइटिंग करने से पहले क्वेश्चंस की डिमांड को समझना चाहिए, उसके पैटर्न को समझना चाहिए, फिर आंसर राइटिंग के फॉर्मेट को समझना चाहिए कि आपको किस तरह से लिखना है। फिर आपको कंटेंट के बारे में सोचना चाहिए कि इसमें कौन सा कंटेंट हमें ऐड करना चाहिए, फिर सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट को सबसे पहले लिखना चाहिए। इस तरह से आप पॉइंट वाइज अच्छे से सजदा और पैबोस के बारे में लिख सकते हैं। आप फर्स्ट में लिख सकते हैं, फिर सेकेंड पॉइंट डालकर लिख सकते हैं, और फिर थर्ड पॉइंट डालकर लिख सकते हैं। इस तरह से आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा समय लगाइए कोई भी आंसर लिखने से पहले। आप शुरुआती तौर पर अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा समय लगाइए किसी क्वेश्चन को, उसे अच्छे से समझ लीजिए, उसके कंटेंट को अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद ही आप आंसर राइटिंग कीजिए। आप शुरू में ये ना करें कि 1 मिनट में मुझे करना है तो आप कुछ भी लिख दें, नहीं। आपको शुरू से ही अच्छा कंटेंट लिखना है। साथ ही जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो आप जब बाद में और अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से छुड़ा लेंगे, थोड़े बहुत आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज को कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस अपने मन से भी छुड़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख लीजिए थोड़े बहुत आंसर्स को, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आप जो है टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए कि आपको किस इस टाइम लिमिट में करना है, पर आपको टाइम मैनेज भी करते हुए चलना होगा, ठीक है। शुरुआती तौर का मैं बता रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आप आंसर के फॉर्मेट को देखिए, उसके बाद ही आप कंटेंट लिखिए उससे, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहना कहाँ तक उचित है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है आपको कि ऐबक जो है उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहना कहाँ तक उचित है। तो इससे पहले, ऐबक के पहले का जो भी उत्तराधिकारी रहा था दिल्ली सल्तनत का, तो कौन शासक रहा था इसका रहा था आपका, कौन रहा था, इल्तुतमिश रहा था। फिर ऐबक बैठा, तो ऐबक को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहना कहाँ तक उचित है, ये आपको बताना होगा कि इस समय इसने क्या क्या किया ऐसा कि दिल्ली सल्तनत का यह संस्थापक कहलाने लगा, ठीक है। तो इसकी उपलब्धियों को आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बलबन के राजस्व के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बलबन जो है उसका राजस्व के जो भी सिद्धांत थे उसका पूरा वर्णन करना है, ठीक है। आपको हमने क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया है कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो, तो हमें पहले तो बलबन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना होगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उसके सिद्धांत का पॉइंट डाल करके जितने भी पॉइंट आपको मिलते हैं 2, 3, 4 जितने भी, तो आप उसमें राजस्व के सिद्धांत में लिख दीजिए। फिर उसका वर्णन अच्छे से आपको करना है, और फिर कंक्लूजन डाल दीजिए कि कितना कारगर हुआ ये राजस्व का सिद्धांत, कोई इसमें उसके दिल्ली सल्तनत को कोई लाभ हुआ हो या भारत के लिए कुछ लाभ हुआ हो, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ।
तो आपको इसमें बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा इसमें, आपको बताना पड़ेगा कि सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासन के दौरान हुआ, कि कौन सा शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही अधिक विस्तार किया। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर 3 मार्क्स में आया तो आप सीधा सीधा उसका शासक का नाम लिख दीजिएगा, अगर 6 मार्क्स में आता है तो थोड़ा सा आपको वर्णन भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बलबन। बलबन आया इसमें, बलबन में आपको बताना पड़ेगा बलबन के बारे में पूरा। ठीक है, ये 3 मार्क्स में आता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पीएससी आपने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे या फिर टेस्ट सीरीज कुछ भी लगाया होगा, मेंस आंसर राइटिंग आप जब करते होंगे तो आप देखते होंगे कि पीएससी में, एमपी पीएससी खास तौर पर, उसमें 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादातर एक शब्द दे दिया जाता है, एक शब्द दे दिया जाता है। जैसे बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, सजदा और पैबोस जैसे यहाँ पर दिया, तो ऐसे एक शब्द दे दिया जाता है जिस पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हें लिखने होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब 6 मार्क्स में लिखते हैं तो आपको पता होता है कि इसमें क्या वर्णन करना है आपको, पर 3 मार्क्स में आप बलबन के बारे में आप कितना लिखोगे। ठीक है, तो कुछ जो 3 पॉइंट्स जो हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें आपको लिखने होंगे। ठीक है, बलबन में इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है बस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका कुतुबुद्दीन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ही नेक्स्ट है आपका कुतुबुद्दीन। जैसे बलबन का मैंने आपको बताया कि जो है एक शब्द दे दिया है आपको, अब इसमें 3 मार्क्स में आप कितना लिखोगे। ठीक है, तो कितना लिखना है, 3 पॉइंट्स लिखने हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो भी उसको बताते हों, जो भी उसने अच्छे से काम किए हों। आप ये मत बता दीजिएगा कि इसका उत्तराधिकारी था, इसका मृत्यु इस समय हुई। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसके बलबन के इसमें मिलते हैं, इल्तुतमिश के इसमें, कुतुबुद्दीन के इसमें मिलते हैं, तो आप इस तरह से अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रज़िया की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आई एम सॉरी, यहाँ पे गलती थोड़ा सा हो गया, इसमें हटा दीजिएगा। ठीक है, रज़िया की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, आपको रज़िया की उपलब्धियों के बारे में बताना होगा कि रज़िया की क्या क्या उपलब्धियां रही है। ठीक है, क्या क्या उपलब्धियां रही है, आपको जो भी है 1 to 6 पॉइंट्स में लिख देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इब्न बतूता। ये भी आपका 3 मार्क्स में। चहलगानी, ये भी आपका 3 मार्क्स में। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपके 3 मार्कर्स हैं। आपको इसमें 3 मार्क्स में पूछते हैं, ये वाली चीज़ें जो है मैं आपको बता रही हूँ। आपको 3 मार्कर्स को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि 3 मार्क्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। हमारे जो आंसर राइटिंग होती है या फिर हमारे पेपर में जो 3 मार्कर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल देते हैं तो वो हमें 3 आउट ऑफ 3 भी दे सकता है। ठीक है, जो भी एग्जामिनर है वो बहुत ही अच्छे से, फिर आप जब शुरुआत में ही अगर कुछ गड़बड़ कर देते हो 3 मार्क्स में, फिर आप बाद में अच्छे से भी लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि यार इसने 3 मार्क्स में तो गड़बड़ी कर दी थी, तो वो एक उनकी मेंटलिटी बन जाती है, फिर वो उतने अच्छे से आपके चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 3 मार्क्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही अच्छे से पॉइंट छांट लीजिए अभी से। ठीक है, जो भी 3 मार्कर्स आपको मिलते हैं कि एक एक शब्द जो है, जैसे पूछते हैं बलबन हो गया, इब्न बतूता हो गया, तो इसके बारे में आपको जो 3 पॉइंट्स मिलते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, उसके बारे में पूरा डिफाइन कर दे 3 पॉइंट्स ओनली। ठीक है, तो आपको वो देखने होंगे, वो फाइंड करने होंगे। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा दीवाने अर्ज। ठीक है, ये भी आपके 3 मार्क। फिर बलबन की लौह और रक्त की नीति का वर्णन कीजिए। इसमें आपको बलबन के लौह और रक्त की नीति का वर्णन करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, ये क्या हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, और अगर बलबन के लौह और रक्त की नीति का वर्णन कीजिए, विवेचन कीजिए, ऐसा कुछ भी आ जाता है, या फिर आ जाता है कि बलबन की लौह और रक्त की नीति कहाँ तक सक्सेसफुल रही, जैसे मतलब ऐसा पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स में जो है आप तैयार करके रख लीजिएगा लौह और रक्त की नीति को। ठीक है,
इसमें जो है क्वेश्चंस थोड़े बहुत घुमा फिरा करके भी आपको पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि हमें कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पे वर्णन करने का बोला है तो आप सिर्फ उसका वर्णन कीजिएगा। ठीक है, अपने विचार व्यक्त मत कीजिएगा इसमें, या फिर कुछ भी मूल्यांकन वगैरह भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कहाँ तक सक्सेसफुल हुई कि क्या करी, नहीं। आपको सिर्फ यहाँ पे वर्णन दिया है तो आप सिर्फ वर्णन कीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस आसानी से मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।